हेलो साथियों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे NCERT ज्योग्राफी क्लास 11। और क्लास 11 है भारत का भौतिक पर्यावरण। तो चलो चलते हैं। इसका पहला टॉपिक है भारत और भारत की स्थिति के बारे में हमें बताना है। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील अर्थात ये लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो ये होते हैं 1.824 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। देश की दक्षिण सीमा कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है। उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत की यानी कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की है जो 2933 किलोमीटर। तो इस अंतर का कारण क्या है? भाई, ध्रुवों की ओर जाते समय दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो है दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है, इसलिए इस दूरी में अंतर है। अब देखते हैं भारत का मैप। तो ये आ गया, ये आपकी यहाँ से इस तरीके से लंबाई चौड़ाई और ये इस तरीके से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भागी भारत के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भारत का विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। होमवर्क है, यदि आपको देखना तो 6 देश भारत से बड़े कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पहले आएगा रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे ये आपका USA, पांचवें पे ब्राज़ील, चीन, ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत का नंबर। आकार की बात करें तो आकार में उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमन श्रेणी है, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर स्थित है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। तो हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे हैं जिनसे होकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया था। उनमें बात करें तो खेबर दर्रा, पेलन, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा। भारत की संपूर्ण तटरेखा कितनी है द्वीपों सहित? तो ये है 7517 किलोमीटर। तो भारत के पड़ोसी देश आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। बस इतना ही है इस पहले टॉपिक में। ये बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है तो ये होगा आपका निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो हम बात करें ये फ्रांस छोटा है, ईरान भी छोटा है, मिस्र भी छोटा है, ये इसमें चीन होगा। निम्नलिखित यामोत्तर में से भारत का मानक यामोत्तर क्या है? आपको पिछली NCERT में बताया गया था कि हाँ कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक यामोत्तर है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? ठीक है, तो यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई और गंगा हो गई। तो हम बात करें तो हमें सिंधु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आंसर राइटिंग करना है तो आप यहाँ से आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 2, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। भारत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पठार मैदान, ये
उत्तर में हिमालय, उसके दक्षिण में गंगा ये और सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी तट और पूर्वी तट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वीप समूह जो अरब सागर में और बंगाली की खाड़ी में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना एवं इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्रायद्वीपीय खंड हो गया, ये इस साइड में अरावली प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, उत्तर में विंध्यन कैमूर और बाराकर की श्रेणी, इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट जो त्रिभुजाकार आकृति में, और इसी का मालदा गैप के माध्यम से इधर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, और इधर है मेघालय पठार, और एक है कार्बी एंगलोंग की पहाड़ी असम, वो भी किसी एक समय पर प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग थे जो मालदा गैप द्वारा अलग हो गए। एक भ्रंश थी वहाँ पर, जहाँ पे अभी गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जहाँ पे मिलकर आपस में और बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, वो एक मालदा गैप बोलते हैं उसको। तो प्रायद्वीप के बारे में, ये मुख्यतः प्राचीन नीस नाइस व ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। कैम्बियर कैम्ब्रियन कल्प में यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है उस समय से ही। इसके उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत है, उत्तर में यमुना गंगा के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ, पूरब में बता रहा था मालदा भ्रंश के रूप में घाटी के बाद, और कार्बी एलोंग पठार और मेघालय के पठार आते हैं। इस पर स्थित कौन घाटी पर्वत और पहाड़ी की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन भी इसी पर है। अपशिष्ट पहाड़ियाँ जैसे अरावली होगा, नल्ला माला और जवादी, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी, ये है अपशिष्ट पर्वत है। जैसे अपशिष्ट पर्वत का मतलब है जो बहुत पुराने हैं, उनमें काट छाट वर्तमान में ज़्यादा हो चुकी। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछे तो पूछ ले कि हाँ इन 4 के नाम दे करके कि बताइए इनमें से अपशिष्ट पहाड़ी कौन सी नहीं है, और इसी में एक हिमालय भी देते तो हिमालय को हम अपशिष्ट पहाड़ी की श्रृंखला में नहीं रखेंगे। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और इनका ढाल कम होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा। अब बात करते हैं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं। इसकी संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की अंतरक्रिया से प्रभावित हैं। इसके परिणामस्वरूप इनमें बलन, क्रंच और थ्रस्ट देखने को मिलते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति किससे हुई? प्लेट टेक्टोनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत कभी भी युवावस्था में है। ये गोर्ज, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिका और जलप्रपात इसके निर्माण है। बात करें आगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 CR करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो हम बात करें इसकी तो हम मान लेते हैं इसको इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, और ये होगी आपकी यूरेशियन प्लेट। और इंडियन प्लेट का घनत्व है अधिक, और यदि घनत्व अधिक है तो ये नीचे को बैठती है और ये ऊपर चढ़ती जाती है, और इनमें जब बलन पड़ता है और दोनों तरफ से अब गाद जमा होगी, अवसाद निक्षेप होगा, और ये फिर आगे जाएगा तो ये इसी से हमारा पर्वत बनता है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपके ये भू अभिनति गर्त बन जाती है। यही आपका सिंधु गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर ही मिलता है। ठीक है, तो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जवाब से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें जलोढ़कों की गहराई 1000 से 2000 मीटर है। अब बात करते हैं भू आकृति। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। यानी
किसी स्थान की भू-आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। यदि आपको डेफिनेशन लिखना हो तो कम से कम वर्डों में आपको डेफिनेशन लिखनी है। भारत में धरातलीय विभिन्नताओं के कारण इन्हें विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हिमालय तथा नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें वृहद हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला शामिल है। तो बढ़ते हैं आगे। भारत में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम किस स्थिति में? चापाकार स्थिति में स्थित है तथा यह पूर्वोत्तर में इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? 160 से 400 किलोमीटर। यानी ये बात करें हम पश्चिम हिमालय में तो पश्चिम हिमालय में 400 किलोमीटर तक है और पूरब में 160 किलोमीटर तक चौड़ाई है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक का भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका भारत का मैप। ये हम आगे पढ़ेंगे। यह हो गया काराकोरम जिसकी सर्वोच्च चोटी K2। यहाँ पे आ गया लद्दाख श्रेणी, यहाँ पे आ गया जोस्कर और इसी के नीचे आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। हिमालय का अब हम देखते हैं विभाजन। हिमालय का विभाजन हम करते हैं तो पहला आता है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। इसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और पीर पंजाल। इसकी एक ट्रेक भी है कालजा पीस। यहाँ पे हम वृहद हिमालय को दर्शा देते हैं और यहाँ पे लघु हिमालय को। तो इसकी ट्रेक होगी काराकोरम, लद्दाख, वृहद हिमालय, जोस्कर, लघु हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक। इस तरीके की ये ट्रेक है। कश्मीर हिमालय ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ इन पहाड़ियों का क्रम बताओ, तो इस तरीके से लगानी है। काराकोरम, लद्दाख, वृहद हिमालय, जोस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। यानी काराकोरम, लद्दाख, ग्रेटर हिमालय और जोस्कर रेंज और लघु हिमालय, उसके बाद पीर पंजाल और पीर पंजाल के बाद आता है शिवालिक हिमालय। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है एक ठंडा मरुस्थल है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी और डल झील किस किस के मध्य है? वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। आगे बढ़ते हैं। इसी में देखें ये बियाफो, बाल्टेरो, सियाचिन, रीमो ये हिमनद है और इनकी अवस्थिति भी इसी में मिलती है। कश्मीर हिमालय करेवा झील के लिए प्रसिद्ध है जिसमें जाफरान या केसर की खेती की जाती है। यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं। जैसे हम बात करें वृहद हिमालय में बात करें तो जोजिला दर्रा है, या डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जोस्कर रेंज में फोटूला है, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला है और पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसी में बात करें तो यहाँ पे लवड़े झील, डल और बूलर झील जैसी आती है। और लवड़े झीलों की बात करें तो पैगांगसो और सोमोरेरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लवड़ी झील नहीं है, और इसमें अधिकांश लड़के गलत कर देते हैं कि ये लद्दाख में या हिमालय में होने के कारण हो सकता है कि ये लवड़ीय झील, लेकिन ये पैगांगसो और सोमोरेरी ये दोनों लवड़ीय झील हैं। बात करें यहीं पे प्रमुख तीर्थ स्थलों में तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ भी यहीं पर अवस्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है और झेलम नदी के विसर्ग से ही डल झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश के दक्षिण भाग में लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में इन्हें दून कहा जाता है और पूर्वी हिमालय में इनको द्वार कहा जाता है। इनमें शामिल है जम्मू दून,
पोटली दून, पठानकोट दोनों प्रमुख हैं। बात करते हैं दूसरा, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। यह पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी यानी घाघरा की सहायक के बीच स्थित है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। यहाँ से अपवाहित नदियों की बात करें तो सिंधु की सहायक, रावी, ब्यास और सतलुज हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय से अपवाहित होती हैं, और गंगा की सहायक यमुना और घाघरा भी यहीं से अपवाहित होती हैं। लघु हिमालय को हिमाचल हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोला जाता है, और वहीं उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा बोला जाता है। पर्वतीय नगरों की स्थिति की बात करें तो धर्मशाला, मसूरी, लैंसडाउन, रानीखेत और कसोली ये यहाँ के पर्वतीय नगर हैं हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के। अब बात करते हैं यहाँ स्थित दून की बात करें तो यहाँ पर आते हैं चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरीके दून और कोटा दून। सबसे बड़ी घाटी देहरादून यहाँ की सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर है और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर देहरादून घाटी की है। वृद्ध हिमालय की घाटियों में बात करें तो भोटिया जनजाति पाई जाती है। ये खानाबदोश लोग होते हैं। ये ग्रीष्म काल में बुग्याल यानी ऊंचाई पर घास के मैदान है। ये ग्रीष्म काल में गर्मी के बढ़ते ये बुग्याल में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में यह अपने जानवरों को लेकर के, भेड़ बकरियों को, ये घाटियों में वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ अधिक पड़ने लगती है। बात करें इसी में फूलों की घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल हिमालय में ही आते हैं। इसी में आपके पंच प्रयाग आते हैं जो नदी संगम पर स्थित हैं। इनकी हम बात करें तो इसमें आते हैं, जैसे हो गया रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, इसी तरीके से 5 आते हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये आपके इसी में आते हैं। अब यदि आपको इनकी बात करें तो रुद्रप्रयाग किस किस के संगम पर है, नदी संगम पर है, तो रुद्रप्रयाग एक साइड में हम अलकनंदा लेते हैं और दूसरी साइड में अलकनंदा से ही हर जगह बनते हैं। अब देखते हैं रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर है, देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर है, और कर्णप्रयाग, अलकनंदा और कपिली नदियों के संगम पर। ठीक है, ये हो गया आपके 5 प्रयाग। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। तो इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय। ठीक है, तो यहीं से तेज बहाव वाली तीस्ता नदी भी बहती है। ऊंचे शिखरों पर यहाँ के लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में नेपाली और बंगाली जैसे मिश्रित लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ की स्थलाकृतियों की बात करें तो यहाँ द्वार स्थलाकृति पर पीछे बताया था कि पश्चिम में उन्हीं को दून बोला जाता था और पूरब में द्वार कहा जाता है। स्थलाकृतियाँ, इनका मध्यम ढाल होता है, तो गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी होती है, मंद शीत ऋतु पड़ती है, इसलिए चाय के बागानों के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले द्वार स्थलाकृतियों का ही प्रयोग किया था। अब बात करते हैं आगे। यहीं पर आर्किड प्रजाति के फूल और रोडेंड्रोन जैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब चौथा है अरुणाचल हिमालय। यह है पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूरब में त्रिपु दर्रे तक फैला है। इसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। इसमें नामचा बरवा और कौतुंग जैसी चोटियां शामिल हैं अरुणाचल हिमालय में। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक
कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग और दिबांग लोहित। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पे एक क्रम पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि बताओ कि इनका ये जनजाति इनका पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। तो यहाँ की प्रमुख जनजाति है और यहाँ की पहाड़ियों के नाम पर ही इनके नाम पड़े हैं, जैसे मोनपा। मोनपा के पूर्व में अबोर, अबोर के पूर्व में आएगा मिसमी, मिसमी के पूर्व में आएगा निसी और निसी के पूर्व में आएगा नागा। ये सारी ट्राइब्स स्थानांतरित कृषि स्लैश बर्निंग करते हैं। ये आगे आपका, यदि आपको यहाँ पे देखना है तो माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे इसकी स्थिति मकालू, ये कंचनजंगा, ये आपका आ गया नामचे पर्वत। यहाँ भी एक ट्रिक है यदि मैं आपको बताऊँ तो, ये है नाम कम्मा अदना। ये आपके पूरब से और पश्चिम के लिए। इसमें हम बात करें पहले पे आ गया ये नामचा पर्वत, नामचा पर्वत के बाद आ गया ये नामचा पर्वत, उसके बाद आ गया आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद आ गया मकालू, आधा में है तो मकालू। माउंट एवरेस्ट बड़ा है तो इसलिए हमने ये पूरा बनाया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आएगा आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आएगा धौलागिरी और धौलागिरी के बाद आता है नंगा पर्वत। ये इस तरीके से क्रम है आपका ईस्ट टू वेस्ट। इसकी एक ये ट्रिक है, आपको याद रखो। ये हम बात करें तो आपको ये जेलेपला दल्ला आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका कुमला दर्रा है, यहाँ पे डाफला श्रेणी में बोमडिला दर्रा व्यवस्थित है। और यहाँ की बात करें आगे हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर में जो हिमालय का भाग है ये पटकोई, नागा हिल और मीजो येलोसाई हिल। यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया श्रेणियाँ आती हैं। यहीं पे सर्वाधिक विश्व में बारिश पड़ती है, चेरापूंजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी पहाड़ी और पर्वत जो पूर्वोत्तर में है। इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत की दिशा उत्तर से दक्षिण है। जैसे इनका हम क्रम की बात करें, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। जैसा हो गया पटकोई बूम, उसके दक्षिण में नागा पर्वत श्रेणी, उसके नीचे मणिपुर पहाड़ियाँ, लोकटक झील। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियों के से चारों तरफ से घिरी हुई है ये लोकटक झील। उसके बाद आता है लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी। यहाँ पे एक है ब्लू माउंटेन बोलते हैं। अब आपका होमवर्क है कि ये ब्लू माउंटेन मीजो पहाड़ी में आता है या मणिपुर पहाड़ियों में आता है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी की बात करें तो यहाँ पर बराक बहती है। उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर पहाड़ियों से उद्गम होता है। बांग्लादेश में इसे सुरमा और कुशियारा नदी बोलते हैं, बराक को ही। जब इनका संयुक्त प्रवाह गंगा ब्रह्मपुत्र से पहले तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और मेघना के नाम से ही बंगाली की खाड़ी में गिरती है। मणिपुर और मिजोरम बात करें, ये मोलेसिस बेसन, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो मोलेसिस बेसिन मिजोरम में स्थित है। क्या है ये? मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी एक ही चिंदमिन है जो म्यांमार की इरावती नदी की सहायक है। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत का मैदान। इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपों से उत्तरी भारत का मैदान हुआ का निर्माण हुआ है। इसकी पूरब से पश्चिम हम लंबाई की बात करेंगे उत्तरी भारत के मैदान की, तो इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर की लंबाई है। औसत चौड़ाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक, यदि हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी 3200 किलोमीटर लंबाई है। और यदि हम यहाँ पर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर है। यदि जलोढ़ निक्षेपों की हम बात करें तो जैसे ये हम इधर से और बंगाल की खाड़ी की तरफ डेल्टा की तरफ जाते हैं तो ये जलोढ़कों की गहराई अधिक होती जाती है और ये 1000 से 2000 मीटर के बीच हमें देखने को मिलती है, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जलोढ़। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके शिवालिक से सटे गिरिपथ क्षेत्र में भावर आता है और भावर के ही दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र आता है। यहाँ पे बांगर और खादर आते हैं और यहाँ पर डेल्टा आता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है भावर। भावर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है।
नदियाँ इसमें बड़े सैल और गोलार्ध में जमा कर देती हैं। यहाँ पर नदियाँ इन्हीं गोलार्ध में लुप्त हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। तराई भावर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई में भावर में लुप्त जो धाराएं थी वो तराई क्षेत्र में सतह पर आ जाती हैं। यहाँ जो नदी हैं उनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये क्षेत्र अनुप या तालाब बन जाते हैं, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहलाता है। ठीक है। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखने को मिलते हैं, जैसे बालू का रोधिका, बालू रोधिका, विसर्प हो गया, गोकुल झीलें हो गई, गुम्फित नदियाँ हो गई। मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो इस ये 50 से 100 मीटर मिलती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। प्रायद्वीप, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो यह तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है। अभी पीछे भी बताया था कि यहाँ पर उत्तर पूर्व में इसके अरावली पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं, पूरब में राजमहल की पहाड़ी और इसके बराबर में मालदा गैप, और मालदा गैप के पूरब में सीलम और कार्बी एलोंग का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और दक्षिण में हम बात करें तो इलायची कार्डम पहाड़ी, और इन्हीं के बीच में ये एक तिकोना, ये त्रिभुजाकार आकृति में हमें प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके उत्तर पश्चिम में, हम अभी बात कर रहे थे अरावली पर्वत श्रेणी, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में कार्डेमम हिल्स आती हैं। और ये कार्डेमम हिल्स नीलगिरी से भी, नीलगिरी जो यहाँ पर है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ता है नीलगिरी पर्वत, उसके दक्षिण में कार्डेमम हिल्स आती हैं, जो इलायची, हरी इलायची को उगाने में सक्षम प्रदेश है। इसका पूर्वी विस्तार की हम बात करें, सीलांग और कार्बी एंगलोंग का पठार। प्रमुख पठारों की बात करें प्रायद्वीपीय पठार में तो कौन कौन से आते हैं? हजारीबाग का पठार आता है भाई, पलाया का पठार आता है, रांची पठार, मालवा पठार, कर्नाटक के पठार आते हैं। यहाँ की यदि हम प्रमुख स्थलाकृतियों की बात करें तो टोर, ब्लॉक माउंटेन, हंस घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नगन चट्टान संरचना मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें प्रायद्वीप की तो ये हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा निक्षेप यहाँ से उठा करके और बंगाल की खाड़ी में कर दिए जाते हैं। इस वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो पूर्व की तरफ कम होती जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। तो ये इसको हम तीन तरीके से देखते हैं, उसी को जो अभी पीछे पड़ा, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि और उत्तरी पूर्वी पठार। पहले देखते हैं दक्कन का पठार। बात करें तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ी। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर है। कहाँ पर है? ये अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसी की बात करें दक्कन के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की तो ये है डोडा बेटा, ये कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों में है। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें तो ये होगी जवाड़ी, पालकोंडा, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी पहाड़ी की बात करें तो ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, महेंद्रगिरी पहाड़ी सर्वोच्च चोटी। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? अभी पीछे बताया था कि ये नीलगिरी पहाड़ियों में ही आपस में मिलते हैं। मध्य अक्षांश, मध्य उच्च भाग की बात करें, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, राजस्थान, जहाँ यह अनुदैर्य रेत के टिब्बे और बरखान, बरखान क्या है? जो पवनों द्वारा निर्मित रेत से बनी आकृति है, जो चापाकार रेत के टीलों से ढके हैं।
ठीक है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिजों से समृद्ध है। अब बात करें तीसरा, उत्तर पूर्वी पठार। प्रायद्वीप पठार का यह भाग हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो पीछे बताया था मेघालय का पठार और असम का कार्बी एंगलोंग का पठार इसमें शामिल है। यह क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठार की तरह ही कोयला, लोहा, सिलीमिनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम से समृद्ध है। क्या, मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार। इस क्षेत्र में बात करें तो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय पठार एक अति अपर्दित, जरूरत से ज्यादा अपर्दन हो गया है और अपर्दित भूतल है। इसलिए चेरापूंजी जो है, जहाँ अधिकांश वर्षा होती है, जब अधिकांश वर्षा होगी तो अपर्दन अधिक होगा, अपर्दन अधिक है तो वहाँ की जो चट्टानें हैं वो नग्न हो जाती हैं। नग्न चट्टानों से ढका स्थल है जहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों में कुछ जनजाति मिलती हैं जिनको लगभग लगभग उसी नाम से जाना जाता है। वो पीछे देखा था, गारो, खासी, जयंतिया। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की, तो यह अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। परिणाम स्वरूप एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र बन जाता है। विद्वानों का मानना है इसके मरुस्थल के बारे में कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र कभी समुद्र का हिस्सा था या रहा होगा। अब ढाल के आधार पर मरुस्थल की बात करें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि भाई इसका ढाल एक तो सिंधु की तरफ है और दूसरा कच्छ के रण की तरफ है, यानी इस तरीके से भी और ढाल इस तरीके से भी। तो सिंध की ओर ढाल वाला भाग उत्तरी भाग है और कच्छ के रण की ओर ये दक्षिणी भाग है। यहाँ अंतःस्थलीय नदी पाई जाती हैं जो कि मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम तटीय मैदान की, तो ये आ गया पश्चिमी घाट के पश्चिम में और समुद्र से, यानी तट से, और पश्चिमी घाट के मध्य में पश्चिमी तटीय मैदान है और ऐसे ही पूर्वी घाट का तटीय मैदान यहाँ आता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और यह पत्तन और बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, गहरा सबसे कौन सा है, तो कांडला ज्वारे प्राकृतिक के साथ ज्वारे बंदरगाह है, फिर मझगांव, मुंबई, मारमागोवा, मैंगलोर और कोचीन, ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है। अब बात करते हैं तट के विभाजन की, तो गुजरात में काठियावाड़ तट कहा जाता है, महाराष्ट्र में कोकण तट कहा जाता है, कर्नाटक केरल में मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर तथा दक्षिण में चौड़ा है, लेकिन मध्य में जो है ये संकीर्ण देखने को मिलता है। यहाँ स्थित अंतःस्थलीय जल क्षेत्र जो समुद्र में से मिले होते हैं उनको कयाल कहते हैं। यहाँ पे एक नौका दौड़ भी होती है इस कयाल में, केरल में। पूर्वी तटीय मैदान की हम बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इसका जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है अभी भी और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट चौड़े हैं। यहाँ नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, इसलिए ऊपरी तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय बहुत कम ऐसी परिस्थितियाँ जो यहाँ पे हो आपको कृत्रिम तरीके से ही देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम द्वीप समूह की, तो भारत में दो ही द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा अरब सागर में देखें तो लक्षद्वीप समूह। तो पहले देख लें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित। अवस्थिति की बात करें तो ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। यदि हम यहाँ पे इसकी आकृति की हम बात करें, यहाँ तो इसके सामने यहाँ पे ये द्वीप देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमें इंडिकेशन जो बता रहा है, यानी 6 डिग्री उत्तरी देशांतर से वो अक्षांश से और 14 डिग्री
उत्तरी अक्षांशों के बीच, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है इस तरीके से स्थिति की, तो ये है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये द्वीपों की स्थिति है। इसमें लगभग 572 द्वीप हैं। यहाँ के प्रमुख द्वीप रिची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप समूह। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप समूह ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, लेकिन कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। यहाँ की प्रमुख चोटियों की बात करें तो आप एक यहाँ भी आपसे क्रम पूछ सकता है पेपर में, आर ओ या पीसीएस कोई सा भी हो। जैसे उत्तरी अंडमान, इसकी भी एक ट्रिक है, सैड काहे के उत्तर से यदि दक्षिण यदि आपको क्रम लगाना हो इनका तो सेम ऐसे ही लगाना है। जैसे उत्तरी अंडमान में माउंट सैडल पीक है, तो मध्य अंडमान में माउंट डियो वैली है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयो है। यहाँ पे भी देखते रहिए कैसे, एस से सैडल पीक, ऐसे से सैडल पीक, डी से डियो वैली, का से कोयोगो, ऐसे माउंट हेरियट, और माउंट हेरियट के बाद आता है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट सैडल पीक है अंडमान निकोबार की, ओके। तो मध्य अंडमान में डियो वैली, दक्षिणी अंडमान में कोयो, लघु अंडमान में माउंट हेरियट, निकोबार में माउंट थूलियर। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा कैसे होती है भाई, पवन धरातल के संपर्क में आई और पवन धरातल के संपर्क में आने के बाद गर्म हुई और गर्म होने के बाद ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद वो हुआ संगठन, संघनन हुआ, संघनन से बादलों का निर्माण हुआ और बादलों के निर्माण से वहीं पर बारिश होने लगी। इस तरीके से संवहनी वर्षा होती है। यानी कहाँ पे देखने को मिलती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और इसी प्रकार यहाँ पे भूमध्य या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति ही यहाँ पे उगती है। ये भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति ही। अब बात करते हैं लक्षद्वीप और मिनी द्वीप की। तो स्थिति की बात करें तो जैसे अभी पहले बताया ऊपर, अंडमान निकोबार ये है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, ठीक है। इसमें 36 द्वीप हैं जिनमें से केवल 11 द्वीपों पर मानव आवास है। यदि आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं, बंगाली की खाड़ी में जो है यह यहाँ पे इसी के पूरब में बेरन द्वीप है और बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसकी स्थिति यहाँ पर है, ओके। आगे देखते हैं, यह है 36 द्वीप हैं जिनमें से केवल 11 द्वीपों पर मानव आवास है। मिनी कोई द्वीप इनमें सबसे बड़ा द्वीप है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरी द्वीप को अलग करता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, ये बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तरों का चयन करें। पहला है करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो अभी हमने बताया कहाँ पे मिलती है, आपको कश्मीर हिमालय में देखने को मिलती है। ये पूर्वी हिमालय कट कर दो, उत्तरी ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील है। तो लोकटक झील का किसको नहीं पता है कि हाँ कुंडी की तरह ऊपर तैरता रहता है, मिलते हैं। और इसी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप होमवर्क देखिए कि हाँ लोकटक में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। तो ये लोकटक में मणिपुर पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा है लोकटक झील। आगे बात करते हैं, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो भाई अंडमान सागर ही तो अलग करता है, 10 डिग्री चैनल भी अलग करता है, ये मानो 10 डिग्री चैनल ही अलग करता है। डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में। तो ये नीलगिरी में, और ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है प्रायद्वीप पे पठार की, और अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में, वो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी।
और 30 शब्दों की बात करें तो ये 30 शब्दों में आप यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं। यदि आपको आंसर राइटिंग यहाँ से आपको करना है यूपी पीसीएस मेंस के लिए हो या आईएएस के लिए हो, तो यहाँ से आप अच्छे से आंसर राइटिंग 125 वर्डों में क्वेश्चन पूछता है यूपी में 10 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप 125 शब्दों में होने लगे। तो ये बोल रहा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। दूसरा है नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी, यानी नदी घाटी में किससे द्वारा निर्मित होंगी, भाई नदी द्वारा निर्मित होंगी, उनका विवरण दें और उनका चित्र जब आप बनाओगे तो आपके आंसर को बेहतर बना देगी। यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपको रास्ते में कौन सी मुख्य स्थलाकृतियाँ आएंगी। ये हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ कि आपको जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो के प्राप्त हो जाए। थैंक यू।